नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मनन सीरीज, ठीक है, तो इस सीरीज के काफी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, मानवाधिकार आयोग है और आपके सूचना आयोग और लोक आयोग, ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपने विधिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी और विधिक अधिकारों में हमने पहला डिस्कस किया था राजस्थान लोक सेवा का जो गारंटी अधिनियम है 2011 को, इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक फिर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका अगला राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। और ये अधिनियम है आपके 2012 का, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या शर्तें हैं, क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। कब लागू किया गया, जो भी इसके फैक्ट्स हैं एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे फैक्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्या है अधिनियम। तो बेसिक जानते हैं, मतलब क्यों ये लागू किया गया, क्या इसकी जरूरत थी। तो सरकार ने पहले नागरिक अधिकार पत्र जारी किया और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सरकार चाहती है। और इसी क्रम में सरकार ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रदान किया और इसके तहत प्रारंभ में आपके 15 विभागों की 108 सेवाएं प्रदान की जा रही थी, ठीक है। और वर्तमान में कितने 28 विभागों की 306 सेवाएं प्रदान की जा रही, ठीक है। अब कुछ सेवाएं अभी भी ऐसी हैं जिनसे लोग वंचित हैं, निश्चित समय सीमा में वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, कुछ विभाग अभी भी बचे हुए हैं। तो एक तो इन जो बचे हुए विभाग हैं उनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। दूसरी ये बात थी कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आपकी सुनवाई नहीं की जा रही, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सुनवाई की जाएगी। इसका अधिकार अधिनियम सरकार ने दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें राज्यपाल की अनुमति की बात करें, कब अनुमति दी गई, तो 21 मई 2012 को इसकी राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है कि ये कब लागू हुआ। राजपत्र में प्रकाशन हुआ 22 मई को अगले दिन और लागू हुआ ये 1 अगस्त 2012 से। तो ये जो डेट है हमारी 1 अगस्त 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। आज की डेट में ये दो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये जो डेट है आपकी 1 अगस्त 2012 की, ये अक्सर कई बार पूछ लिया। और जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं जिनको अपन सोचते नहीं है कि हमें याद रखना है, तो ये भी बात बात बनती है। कई बार आरपीएससी के बारे में तो पूछ लिया जाता है, आरपीएससी की इतनी सारी डेट है, तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की अनुमति कब प्रदान की गई। तो 21 मई 2012 को 21 मई 2012 को राज्यपाल ने अनुमति दी, जिसे 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया। अधिनियम की संख्या कितनी है, इसमें 12 धाराएं 22 हैं और ये 2012 का अधिनियम है। नोडल एजेंसी है इसकी प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। सेम राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम और राजस्थान जो जन सुनवाई का अधिनियम है 2012 का, ये दोनों प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। अब तक दो बातें, 21 मई 2012 और 1 अगस्त 2012, नोडल एजेंसी प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है। चलिए परिचय उद्देश्य देखते हैं, क्या उद्देश्य है। नागरिकों को समयबद्ध सुनवाई का अधिकार प्रदान करना। अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है तो उनके लिए सुनवाई की जाएगी, सरकार ने ये व्यवस्था की है। लोक सेवकों की विफलता के विरुद्ध शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। जहां लोक सेवक आम जनता की शिकायतों को सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं, वहां उनके लिए सुनवाई का अधिकार है। लोक सेवकों की विफलता के विरुद्ध सुनवाई का निस्तारण किया जाएगा। राज्य या केंद्र सरकार की योजना और सेवाओं की जवाबदेही सुनिश्चित। राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित सरकार को कि लोगों को फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। फाइनली जो सेवाएं सरकार प्रदान करना चाहती है वो प्रत्येक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को गांव-गांव तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान है। विशेष तथ्य क्या है, ये कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ से कि इस प्रकार का कानून लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। जबकि हमने देखा था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जब हमने पढ़ा था तो पहला राज्य कौन था, वहां उसे लागू करने वाला पहला राज्य था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो जन सुनवाई का अधिनियम है ये किसने लागू किया है, ये राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है, ठीक है। तो यहां से ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमुख परिभाषाओं के तौर पर देखते हैं कि भाई सुनवाई का अधिकार है, क्या मतलब है इसका सुनवाई का अधिकार। तो निर्धारित समय सीमा में शिकायत पर सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। कोई काम नहीं हुआ हमारा तो उसके लिए हम शिकायत करेंगे, शिकायत के लिए वहां अधिकारी होगा और अधिकारी होगा तो ठीक है, हमने वहां से हमें सुनवाई का अधिकार मिलेगा और सुनवाई के निर्णय की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सुनवाई हुई, सुनवाई में क्या निर्णय हुआ इसको भी जानने का अधिकार है और इसकी 7 दिन में सूचना देना अनिवार्य है
ये है सुनवाई का अधिकार, ठीक है? कि इसकी सूचना हमें 7 दिन में प्राप्त होगी। काम नहीं हुआ है, उसकी शिकायत की जाएगी, इसके लिए अधिकारी बैठा होगा, ठीक है? वहाँ से सुनवाई के निर्णय की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और ये सूचना 7 दिन में सूचना देना अनिवार्य है, ठीक? फिर बात करते हैं लोक सुनवाई अधिकारी, ठीक है? लोक सुनवाई अधिकारी है, ये पब्लिक हियरिंग ऑफिसर है। कौन होगा? ये विभाग द्वारा नामित अधिकारी होगा, मतलब विभाग में किसी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और वो इस काम को करेगा। तो विभाग द्वारा ही नामित अधिकारी होगा, शिकायत प्राप्त कर सुनवाई सुनिश्चित करता है। इसके पास शिकायत आएगी और शिकायत की सुनवाई इसको सुनिश्चित करनी है। इसके लिए सूचना और सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, शिकायत निवारण हेतु स्थापित केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है? अब ये केंद्र कौन-कौन से हैं? जैसे कोई हेल्प डेस्क बना दी, जन सहायता केंद्र बना दिया, ग्राहक सेवा केंद्र बना दिया, कोई कॉल सेंटर बना दिया, सामान्य सी बात है, कहीं पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। प्रमुख कार्य क्या है इनका? शिकायत आवेदन का स्वीकार करना, पहले थी कोई शिकायत आई है, उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। फिर शिकायत के निवारण में सहायता प्रदान करनी है और इस अधिनियम का भी यहाँ से प्रचार-प्रसार तो हो गई, ठीक? फिर बात करते हैं लोक प्राधिकरण, कौन-सी शिकायतों का निवारण किया जाएगा? तो लोक प्राधिकरण से संबंधित शिकायतों का। अब लोक प्राधिकरण से शिकायत संदर्भ में बात करें कौन-कौन आता है? तो राज्य या केंद्र सरकार की स्वामित्व, नियंत्रण या वित्त पोषण वाली संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, वो इसमें इंक्लूड है। साथ ही कोई भी निगम है, कंपनी है या अन्य सरकारी निकाय है, वो सब इसमें शामिल है। कुल मिला के बात यह है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये लोक प्राधिकरण है। बात करें और देखो अधिनियम की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अनुपूरक विधि है। उसका ही एक आगे का पार्ट है ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम। पहले सरकार ने सुनिश्चित की कि लोगों को सेवाएं तो मिलें कम से कम, उन सेवा प्रदान करने की गारंटी दी। अब उन सेवाएं प्रदान करने की गारंटी में भी अगला पार्ट आया कि अगर नहीं मिल पा रही है तो उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है? शिकायतों का समयबद्ध सुनवाई होगा और यहां तक बताया गया कि आप सादे कागज पर भी शिकायत स्वीकार की जाएगी, ठीक है? आवेदन है वो भी निःशुल्क रखा गया है। IFC ये आपके जो कॉल सेंटर वगैरह हैं उनके माध्यम से शिकायत की जाएगी, ठीक है? PHO द्वारा रसीद प्रदान करना अनिवार्य है। PHO मतलब आपका पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, जो अधिकारी हैं, कौन से? कहाँ गया वो नाम? लोक सुनवाई अधिकारी। PHO पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, लोक सुनवाई अधिकारी हैं, उनके द्वारा रसीद प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है? चलिए, शिकायत की प्रक्रिया क्या है? पहला चरण है शिकायतकर्ता PHO को आवेदन देगा, ठीक है? PHO समय सीमा सहित पावती रसीद देगा, उसके द्वारा रसीद दी जाएगी और PHO को 15 दिवस में आवेदन का निस्तारण करना होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात यह है, इस विषय को हमें याद रखना होगा। अगर कोई शिकायत आई है तो उसका निस्तारण कितने दिन में करना होगा? उस समस्या का निस्तारण करना होगा, 15 दिन में उस समस्या का निस्तारण करना अनिवार्य है, ठीक? हमने थोड़ी देर पहले देखा था 7 दिन की बात की गई थी। 7 दिन में हमें इसके रिजल्ट के बारे में जानना होगा और इसका ओवरऑल जो निस्तारण करना है समस्या का, वो 15 दिवस के अंतर्गत करना होगा, ठीक है? सुनवाई से इनकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। सुनवाई से अगर मना कर दिया है, सुनवाई नहीं की जा रही है, तो उसका कारण बताना होगा, ये अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये शिकायत का प्रोसेस है, चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो PHO है, पब्लिक हियरिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा शिकायत का निस्तारण कितने दिन में किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 15 दिन में इसका प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं अपीलीय प्रावधान। अगर PHO के द्वारा पब्लिक हायरिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा निस्तारण नहीं किया गया है, तो प्रथम अपील की जाएगी और PHO द्वारा 15 दिन में सुनवाई ना होने पर यह प्रथम अपील की जाएगी और 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के पास आप प्रथम अपील कर सकते हैं। मतलब अगर 15 दिन में आपकी समस्या नहीं सॉल्व की है PHO ने, तो आप अगले 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं, ठीक? प्रथम अपील के बाद फिर द्वितीय अपील आई। द्वितीय अपील कब की जाएगी? जब प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर। यहां भी बताया गया 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास प्रावधान है। 30 दिन में के अंतर्गत यहां अपील कर सकते हो। विशेष द्वितीय अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप यहां भी वर्जित है, ठीक? तो ये बातें हमें याद रखनी है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील दोनों कानूनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देखिए वहां भी प्रथम अपील का जो समय सीमा थी वो 30 दिन थी और 30 दिन के बाद उसे 21 दिन में निस्तारण करना अनिवार्य किया गया था। किसमें? लोक सेवा प्रदान करने का जो गारंटी अधिनियम था, वहां प्रथम अपील में यह प्रावधान किया था कि 30 दिन के अंतर्गत आप शिकायत कर सकते हैं और उसका 21 दिन के अंतर्गत, अगले 21 दिन के अंतर्गत उसका निस्तारण किया जाएगा, ठीक है? फिर वहां द्वितीय अपील का प्रावधान था। द्वितीय अपील आप 60 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन यहां आप देखिए इस अधिनियम में द्वितीय अपील का जो समय सीमा है वो 30 दिन निर्धारित की गई है, ठीक है? और द्वितीय अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम है और न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। ये दोनों बातें दोनों कानूनों में सेम रखी गई है, ठीक है? वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि PHO द्वारा 15 दिन में सुनवाई की जाएगी। वहां तो क्या था? लोक सेवा प्रदान करने का एक
मंच प्रदान किया गया था, लेकिन समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी कि भई वो आपको एक 15 दिन में ही प्रदान करनी है। समस्या का निस्तारण कितने दिन में करना है, वहाँ आपको सेवाओं के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है? जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रमाण पत्र बनने का इतना समय है, ठीक है? आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनने का समय इतना निर्धारण किया गया है, लेकिन उसकी सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ सुनवाई का प्रावधान है, जो पीएचओ है उसको 15 दिन में समस्या का निस्तारण करना पड़ेगा। प्रथम अपील को 30 दिन में सॉल्व करना पड़ेगा, द्वितीय अपील को 30 दिन के अंतर्गत सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये इस अधिनियम में क्या प्रावधान हो गया, ये त्रिस्तरीय मंच हो गया, जबकि वो क्या हो गया, दो स्तरीय मंच, ठीक? चलिएगा। फिर है लोक सुनवाई अधिकारी कौन है? स्तरवार लोक सुनवाई अधिकारी बताए गए हैं। भाई जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत पर कौन सुनवाई करेगा? तो ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और पंचायत समिति पर आपके खंड विकास अधिकारी, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। तहसील पर तहसीलदार, उपखंड पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर। तो यहां से आप विशेष देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? यहां से बात मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछी जा सकती है, और आपके डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि जिला स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है? तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। वहीं जिला परिषद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीओ होंगे जिला परिषद के, उनको नियुक्त किया जाएगा। याद रखना है, ग्राम पंचायत पर ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति में आपके बीडीओ साहब, तहसील पर तहसीलदार, उपखंड पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और जिला परिषद में जिला परिषद के सीओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है उनको नियुक्त किया जाएगा। क्या? लोक सुनवाई अधिकारी। फिर बात करें शहरी क्षेत्र में, बात करें तो नगर पालिका के जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, उनको नगर परिषद में नगर परिषद के आयुक्त, और नगर निगम में नगर निगम आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। संभाग स्तर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। अगली बात देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, नगर परिषद आयुक्त के मामलों में, नगर परिषद आयुक्त के मामलों में प्रथम अपील अधिकारी सभापति नगर परिषद होंगे, ठीक है? तो ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि नगर परिषद आयुक्त के मामलों में प्रथम अपीलीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से नगर परिषद के जो सभापति हैं उनको नगर परिषद आयुक्त के मामलों में प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और फिर यहाँ से आपके ये नगर परिषद के आयुक्त है, अधिशासी अधिकारी हैं, नगर निगम आयुक्त है, इनको नियुक्त किया गया है। संभाग स्तर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया गया है। फिर इसके अलावा उपखंड और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं शिकायतों के निवारण के लिए। सतर्कता समिति उपखंड स्तरीय लोक शिकायत और सतर्कता समिति है। जिला स्तर पर जिला स्तरीय लोक शिकायत और सतर्कता समिति का गठन किया गया है। अगला है दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है, द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा ये लगाया जाएगा, ठीक है? तो दंड और जुर्माने का प्रावधान कौन लगाएगा? द्वितीय अपील अधिकारी। तो पीएचओ या प्रथम अपील अधिकारी दोषी पाए जाने पर 500 से 5000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पीएचओ या प्रथम अपील अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो कितने रुपए का दंड का प्रावधान किया गया है? तो मिनिमम 500 रुपए है और मैक्सिमम 5000 रुपए है। जबकि हमने लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम में देखा था कि अगर समय एक निश्चित टाइम पीरियड में अपना काम नहीं हो पाता है, कोई सूचना नहीं मिल पाती है, हमारी जो सेवा है वो प्रदान नहीं की जाती है समय एक निश्चित टाइम पीरियड में, ठीक है? तो उस पर जुर्माने का प्रावधान था कितना? 250 रुपए से प्रारंभ होता था और अधिकतम 5000 रुपए तक था। वहीं अगर वो इनकार ही कर दे, जैसे यहाँ पे है प्रथम दोषी पाए जाने पर, तो वहां अगर इनकार कर दे, काम नहीं किया है, तो 500 रुपए से 5000 रुपए तक का प्रावधान था। लेकिन यहाँ सीधे प्रावधान किया गया है, किसी भी तरह से अगर दोषी पाया जाता है तो 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक? चलिए, अन्य प्रावधान क्या है? वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकती है, दंड राशि वेतन से वसूली जाएगी, और दंड राशि शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा सकती है। विशेष शक्तियां प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल सेवा प्रक्रिया 1908 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर इनका रिवीजन कौन कर सकता है? तो लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी है, उसके द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? द्वितीय अपील अधिकारी के आदेश या कार्रवाई के विरुद्ध। इसकी समय सीमा 60 दिन है। 60 दिन में ये क्या कर सकते हैं? पुनरीक्षण कर सकते हैं। वो लोक सुनवाई अधिकारी कर सकता है, प्रथम अपील अधिकारी भी कर सकता है, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी है वो 60 दिन के अंतर्गत इसका पुनरीक्षण कर सकता है, ठीक है? चलिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 अगस्त 2012 से हुआ। राजस्थान देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। पीएचओ द्वारा निस्तारण कितने दिन में किया जाएगा? 15 दिन में। प्रथम अपील कितने दिन में? 30 दिन में। द्वितीय अपील 30 दिन में। पुनरीक्षण का समय है कितना? 60 दिन। जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 500 से 5000 रुपए अधिकतम। नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है? तो इस प्रकार हमने ये
कानून देखा और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं इनको डिस्कस किया। क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।